नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज फरवरी महीने का अंतिम दिन है, 28 फरवरी है और कल से नया महीना मार्च स्टार्ट हो रहा है और कल होगा पहली मार्च। और पहली मार्च से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आम जनमानस, आम आदमी की जेब पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे बात करें कि कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो देखिए, गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकते हैं। जो यूपीआई सिस्टम आप उपयोग करते हैं और ये सभी लोग करते हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। म्यूचुअल जो फंड होता है, इक्विटी जो होता है, ऐसे कई सारे जो क्षेत्र हैं जिनमें बड़े बदलाव 1 मार्च से लागू होने जा रहे हैं। तो आज अपने इस एपिसोड में इन्हीं बदलावों की चर्चा करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो विभिन्न अहम पहलू हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और ये देखेंगे कि आखिर आम आदमी की जेब पर ये जो परिवर्तन होने जा रहे हैं ये क्या खास तौर पे प्रभाव डालने वाले हैं, उसका प्रभाव आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेगा। यही सारे बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, 1 मार्च से होंगे 5 बड़े बदलाव और आम आदमी की जो जेब है उस पर दिखेगा खास असर। बात करें कि आखिर ये पूरा मुद्दा चर्चा में क्यों है, तो देखिए, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जो ऑयल कंपनियां होती हैं, जो तेल कंपनियां होती हैं, वो एलपीजी जो सिलेंडर है इसकी कीमतों की क्या करती हैं, समीक्षा करती हैं, विश्लेषण करती हैं। क्या कमियां रही, क्या उसके प्रभाव देखने को मिले। तो इस तरह की जो समीक्षा होती है इसके बाद कुछ बड़े निष्कर्ष ये कंपनियां ले लेती हैं और ये कहा जा रहा है कि 1 मार्च 2025 को भी गैस सिलेंडर की जो नई कीमतें हैं वो इस समीक्षा के बाद प्रभावित हो सकती हैं और नई कीमतें क्या की जा सकती हैं, जारी की जा सकती हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि सिलेंडर या तो महंगा हो सकता है या फिर सस्ता हो सकता है। सस्ता होगा तब भी आम आदमी की जेब पर प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, उसकी जो आय है वो बचेगी, और अगर महंगा होगा तो उसकी आय और खर्च होगी। यानी आम आदमी के ऊपर जो दबाव है, आर्थिक जो दबाव है, वो बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा देखेंगे कौन कौन से बड़े बदलाव होने की संभावना 1 मार्च 2025 को जताई जा रही है, यानी कल से। तो देखिए, 1 मार्च 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं जो आपकी जेब और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे और कौन से बदलाव किन क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो जो पहला बदलाव है वो जो एलपीजी सिलेंडर है इसकी जो कीमतें हैं उनको लेकर देखने को मिल सकता है और ये एक बड़ा ही कहे तो ज्वलनशील मुद्दा होता है। अक्सर इस पर राजनीति भी होती है और सही भी बात है, राजनीति हो या ना हो, आम आदमी का सीधे जो सरोकार है वो एलपीजी सिलेंडर से है। अगर किसी आम आदमी, किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले तो फिर उसे खाने की भी किल्लत देखने को मिल सकती है और इस कारण से ये जो बदलाव है इसकी जो कीमतें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो नियम है ये परिवर्तित हो सकते हैं और ये निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन 1 मार्च से लागू करने की पूरी तैयारी कर दी गई है और एक तरह से कहें तो ये लागू होना 100% तय है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये और कुछ नहीं है, एक तरह से देखें तो ये एक निवेश है, निवेश होता है और पारस्परिक निधि के आधार पर होता है। एक प्रकार का देखें तो सामूहिक निवेश होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो ये एक बदलाव है। इसके अलावा देखिए, जो एफडी की जाती है, जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो वो आय कमा रहा है उसमें से एक मुश्त जो राशि है उसको क्या करे, फिक्स डिपॉजिट करे कि कल के भविष्य में उसके साथ ऐसी स्थिति न आए कि उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े या अगर उसे किसी बड़े अमाउंट की जरूरत है तो वो पूरा करने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए। तो इस कारण से जो एफडी के नियम परिवर्तित होंगे तो ये एक बड़ा प्रभाव आम आदमी के ऊपर डाल सकते हैं। बैंकों की छुट्टियां, आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे समाज में आर्थिक गतिविधियां होती है वो कहां से जुड़ी हुई है, तो वो बैंकों से जुड़ी हुई है और बैंकों में अगर छुट्टियां बढ़ती हैं, छुट्टियां घटती हैं, तो ये जो प्रभाव है ये सीधे हम आम जनमानस, आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आम आदमी भी छोड़ दीजिए, अगर ये अलग अलग बड़ी कंपनियां, बड़े जो प्रतिष्ठान है, जो संगठन है, अगर वो प्रभावित होंगे तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो सरोकार है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो अधिकार है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो तो प्रभावित होंगी, इतना पक्का है। इसके अलावा देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है ये
इसमें शामिल है। तो ये कहा जा रहा है, चूंकि आजकल लेन देन की बात करें, पहले जमाना होता था हम परंपरागत तरीके से लेन देन करते थे, लेकिन जब से यूपीआई सिस्टम लागू हुआ है तब से देखें तो जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से लेन देन कर पाते हैं। तो अगर इसके भी नियम में परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसका प्रभाव हम सभी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये 5 बदलाव है, थोड़ा सा एक एक करके सब पर हम चर्चा कर ले। तो जैसे हर महीने की पहली तारीख को हमने बताया कि जो तेल कंपनियां हैं अपने जो भी मूल्य है उनका एनालिसिस करती हैं, और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि 1 मार्च 2025 को गैस सिलेंडर की जो नई कीमतें हैं वो जारी की जा सकती हैं। इससे क्या होगा, तो सिलेंडर या तो सस्ता हो जाएगा या फिर महंगा हो जाएगा। और ये जो बदलाव है ये आपके घरेलू जो बजट होते हैं, किसी भी आम आदमी का जो घरेलू बजट है उसे कहीं ना कहीं असंतुलित कर सकता है। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये असंतुलित करेगा, और अगर कम होती है तो उसे और बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। एलपीजी जो सिलेंडर है इनकी जो कीमतें हैं ये बढ़ने से आपका जो रसोई का खर्च है वो बढ़ जाएगा, किचन का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, और घटाने से आपके ऊपर इसके राहत की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब 1 फरवरी 2019 को जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उनके दामों में कमी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि कल आपको जो सामान्य सिलेंडर होते हैं उनमें उनके मूल्यों में भी कमी देखने को मिल जाए। तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, दूसरा जो बिंदु था जो हमने बताया कि जो म्यूचुअल फंड है उससे जुड़े हुए जो नियम है उनमें बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जो सेबी है उसने म्यूचुअल फंड और डीमेट जो अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन के नियमों में 1 मार्च 2025 से बड़े बदलाव करने की घोषणा कर दी है। और नए नियम के अनुसार देखें तो अब जो इन्वेस्टर होंगे अपने डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल जो फंड पोर्टफोलियो है उसमें 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि एक तरह का क्या है, एक प्रतिनिधि निवेश है और सामूहिक निवेश होता है जो विभिन्न प्रकार के निवेशों में निवेश करने के लिए कई निवेशकों से धन एकत्र करता है, और इस कारण से म्यूचुअल फंड का एक उपयुक्त निवेश हो जाता है। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में हमने देखा, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जैसे लाभ और जो बातें हैं उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर कुछ लोग बात करें कि म्यूचुअल जो फंड है इसके लाभ क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड है ये टैक्स सेविंग स्कीम जैसे जो कर लाभ है वो प्रदान करता है, टैक्सेशन से संबंधित जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो प्रदान करता है। जो धारा 80C इसमें देखें तो जो 80C है उससे ये जुड़ता है, और 1 वर्ष से अधिक समय तक रखे गए जो इक्विटी फंड है उन पर पूंजीगत जो लाभ होता है वो एक सीमा तक कर मुक्त इसके तहत हो जाता है। यही नहीं, डेट फंड में देखें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो इंडेक्सेशन होता है उसका भी लाभ प्रदान करता है, जिससे लंबी अवधि पर लाभ कर देता जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो जो टैक्सेशन है उससे संबंधित जो छूटें हैं वो प्राप्त हो जाती है। कुछ इसकी सीमाएं हैं जैसे लिमिटेशन है उनकी अगर हम बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो FDIC है इसके द्वारा बीमा नहीं किया जाता है, ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमियां हैं। दूसरी बात करें तो इसमें मूलधन की हानि हो सकती है, इसकी संभावना बनी रहती है, और मूल्य में जो कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है वो भी हो सकता है। लागत पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे म्यूचुअल जो फंड होते हैं उनमें बिक्री जो शुल्क है, जो फी है, या फिर शुरू में या बाद में वो लगाया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं निवेशकों पर वो जो भार है वो पड़ता है। और इसके अलावा कुछ जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें जो प्रबंधन शुल्क है वो भी काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर निहितार्थ की, जो टैक्सेशन है उससे जुड़ी, तो लाभांश और ब्याज जो भुगतान होता है उनको आमतौर पे जो IRS है उसके द्वारा कहीं ना कहीं समायोजित किया जाता है, भले ही आप उस धन को पुनः उपयोग या निवेश करें। तो इस तरह की जो लिमिटेशन है वो म्यूचुअल फंड में है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो फिक्स्ड जो डिपॉजिट है उसके नियमों में होने जा रहा है। 1 मार्च से FD के जो नियम हैं वो बदल जाएंगे। बैंकों ने FD पर मिलने वाली जो ब्याज दरें हैं उनमें बदलाव किए हैं जो आपके निवेश और रिटर्न को अब प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्सेशन है, जो टैक्स है, जो कह सकते हैं कि मुद्रा निकासी है, पैसा आप निकालते हैं, उसके तरीकों पर भी अब प्रभाव पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। और अगर आप FD में निवेश
निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन बदलावों को समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर भी हम आएंगे। जैसे कुछ लोग ये उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर जो फिक्स डिपॉजिट है, थोड़ा सा इस पर हम बात कर ले कि आखिर ये होता क्या है। जो फिक्स डिपॉजिट है हम क्यों करते हैं। तो देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट है इसके जो नियम है वो कब बदलेंगे, तो वो 1 मार्च से बदल जाएंगे। दूसरी बात करें तो इस बदलाव के बाद अगर हम जाने, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं या फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी, यूपीआई इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि आखिर जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जो पहले से इसको यूज करते आए हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एफडी किए रहते हैं फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो बेसिक अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें कि जो एफडी होता है, जिसे फिक्स डिपॉजिट को हम शॉर्ट में एफडी ही कहते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। टर्म डिपॉजिट भी इसे कहा जाता है। तो 2 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसी फिक्स डिपॉजिट को सावधि जो जमा है वो कहा जाता है। तो जहां अगर लिखा हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर जो सावधि है ये सावधि नहीं है बल्कि क्या है, सावधि है। सावधि जमा या फिर फिक्स डिपॉजिट, एफडी, टर्म डिपॉजिट, इसके अलग अलग नाम है। और ये क्या है, एक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, एक विकल्प है जिसमें डिपॉजिटर्स जो होता है, जो जमा करने वाला होता है, अपने पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए क्या करता है, जमा कर देता है। वो फिक्स करता है 1 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल। तो एक फिक्स समय के लिए वो अपने पैसे को क्या करता है, जमा कर देता है। और इसमें निवेश किया गया जो पैसा है वो पूरी तरह से क्या होता है, सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है, जो इसे लोगों के बीच में निवेश का एक पॉपुलर विकल्प भी बनाता है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो जो फिक्स डिपॉजिट है, जो एफडी है, टर्म डिपॉजिट है, इसकी विशेषताएं काफ़ी महत्व रखती है। जैसे इसकी जो विशेषताएं है, इसे शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको पूरा करने और अपना जो इमरजेंसी फंड है वो रिटायरमेंट फंड में जमा करने और निवेश का एक उपयुक्त विकल्प भी प्रदान करती है। तो ये मायने रखता है। इसके अलावा देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी जो ब्याज दरें हैं वो समान नहीं है। बैंक, एनबीएफसी और जो एफडी की जो अवधि है उसके मुताबिक जो कह सकते हैं ब्याज दरें होती हैं, जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो एनबीएफसीएस है या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं, अधिकतम ब्याज दरों पर एफडी योजनाएं आम आदमी के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो फिक्स डिपॉजिट के नियम में बदलाव होंगे तो वो क्या होंगे, और इसके अलावा इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। अगला जो बदलाव जिस क्षेत्र में होने जा रहा है वो बैंकों की छुट्टियों पर देखने को मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे हम निजी स्तर पे काम करते हों, खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो या कहीं हम एम्प्लॉय हो, तो हमारा जो सरोकार है वो कहाँ से जुड़ता है, वो सीधे बैंकों से जुड़ता है। या अगर आप कोई बिजनेसमैन है या किसी तरह की गतिविधि में आप शामिल हैं तो सीधे आप कहाँ से जुड़ेंगे, आपकी जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो लेन देन की है, वो बैंकों से जुड़ती है। और बैंक कितने दिन महीने में खुले रहते हैं, कितने दिन बंद रहते हैं, ये काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन मार्च 2025 में बैंकों की छुट्टियों में भी अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस महीने में जो बैंक है वो 14 दिन बंद रहेंगे, जिससे आपको बैंकिंग सेवाओं में देखें तो दिक्कतें हो सकती है। और इसके लिए आपको पहले से अपनी प्लानिंग करनी होगी कि किस डेट को हमें बैंक में जाकर कौन सा काम करना है, क्योंकि लंबे छुट्टियों का कह सकते हैं कि लिस्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो बदलाव है आपके वित्तीय लेन देन को प्रभावित करेंगे। और इन सभी बदलावों के साथ 1 मार्च 2025 से आपकी जो वित्तीय योजनाएं हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे अंतिम जो बदलाव देखने को मिलेगा वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम में देखने को मिलेगा। ये बड़ा बदलाव यूपीआई पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद हो रहे हैं। नए नियमों के तहत बीमा एएसबी जो सर्विस है इसको यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। क्या होता है इस पर हम आएंगे, जिससे क्या होगा कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने प्रीमियर पेमेंट के लिए पहले से जो अमाउंट है वो क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो ये जो बदलाव है
ये बीमा प्रीमियर के भुगतान को और अधिक क्या कर देगा, और सरल और आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा। इस कारण से देखें तो जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं जो 1 मार्च से लागू होने जा रहे हैं। तो इनके बारे में हमने देखा और इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर देखा, और कैसे ये आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं उस पर भी हमने बात की। अंतिम जो बिंदु था कि यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है, तो थोड़ा सा यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। जो ये एकीकृत जो भुगतान इंटरफेस है, आखिर ये है क्या। तो देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूपीआई एक वास्तविक या रियल टाइम कह सकते हैं कि उस समय में भुगतान करने वाला एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो भारत में बैंक खातों के बीच में तत्काल जो धन का ट्रांसफर है, हस्तांतरण है, उसकी सुविधा हम सभी को प्रदान करता है। और ये जो यूजर्स हैं उनको उन्हीं की एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से कई सारे बैंकों के खातों को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान कर देता है, जिससे भुगतान करने में एक सहज, सुरक्षित प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त होता है। जो यूपीआई है, ये जो सिस्टम है, ये कब लॉन्च किया गया, तो ये 11 अप्रैल, कब, तो ये 11 अप्रैल 2016 में इसे लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक और जो एनपीसीआई है उन्होंने विभिन्न बैंकों और भुगतान सेवाओं के सहयोग से इस तंत्र को क्या किया, लॉन्च किया। दूसरी अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये किस में काम करता है, तो ये वास्तविक समय में काम करता है, ये रियल टाइम पर काम करता है। दूसरी बात करें तो ये हाई प्रोटेक्टेड सिस्टम है, पूरी तरह से ये कहें तो एक तरह से सुरक्षित तंत्र है। इस कारण से हमारे लेन देन से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो फ्रॉड है, वो होने की संभावना अत्यंत ही कम है। फिर भी इस समय जो फ्रॉड है उनसे संबंधित समस्याएं यूपीआई से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है, जिसके लिए अब फिर से इसमें नए नए बदलाव किए जा रहे हैं समय समय पर। दूसरी बात करें कि जो यूपीआई है, इसका जो उद्देश्य है यूपीआई सिस्टम लाने का, वो यही है कि डिजिटल जो भुगतान है उसको काफ़ी आम आदमी के लिए सरल बनाया जाए, जिससे कि बहुत जो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता है वो भी इस तंत्र का इस्तेमाल करते हुए जो अपना कह सकते हैं उसके अकाउंट का जो धन है उसे कहीं ट्रांसफ़र कर सके, उसे कहीं खरीदने में कोई वस्तु के लिए यूज कर सके, अगर उसे किसी अपने परिवारजन को भेजना है, अपने बिजनेस में लगाना है, या इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी बात करें जो यूपीआई है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है और जो आरबीआई है, उन्हीं के द्वारा विकसित एक रियल टाइम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। और ये व्यक्तियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके जो बैंक है, बैंक जो खाते हैं उनके बीच में ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। यही नहीं, यूपीआई चेक या नोट जो बैंकिंग प्रक्रियाएं हैं, ऐसी जो पारंपरिक तरीके हैं, उनकी आवश्यकता को भी अब समाप्त कर रहा है। और एक तरह से देखें तो अब धीरे धीरे ये जो पुरानी प्रक्रियाएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में एक वर्ड यूज में आया था, बीमा एएसबी। इसे क्या बोलते हैं, तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आखिर ये है क्या, तो कि ये कहा जा रहा था, अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट जो पॉइंट था इसमें यही कहा गया कि अब यूपीआई में जो नए नियम लागू किए जाएंगे उसमें कहा गया कि बीमा जो है एएसबी सर्विस को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होल्डर है वो अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से जो उसके लिए आवश्यक अमाउंट है उसको क्या कर दे, उसको ब्लॉक कर दे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये भी एक सुविधा है जिससे बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पैसे पहले से ब्लॉक रखे जा सकते हैं जितना आपको पॉलिसी देनी होगी, ताकि आपको अतिरिक्त उसके लिए ब्याज न देना पड़े। ये आपकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है। ये सुविधा 1 मार्च 2025 से लागू कर दी जाएगी, ये बात कही गई है। ये जो सुविधा है ये लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। और बीमा एएसबी जो है ये सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहक को अपने इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस सुविधा को चुनना होगा, और इसके बाद बीमा कंपनी जो भी होगी वो यूपीआई के जरिए वन टाइम जो मैंडेट है वो बनाएगी, और फिर पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद ही उनके खाते से पैसे कटेंगे। तो इस तरह की सुविधा दी गई है। अब बात करें कि जो बीमा एएसबी है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट है, आखिर इसके क्या लाभ होंगे। तो देखिए, बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का जो भुगतान है उसको लेकर अक्सर दिक्कतें आती थी, तो वो भुगतान अब आसानी से हो सकता है, और उसको करने के लिए जो पैसे हैं वो पहले से ब्लॉक करके रखे जा सकते हैं,
ताकि समय पे आप अपनी पॉलिसी भर सके। पॉलिसी जो भी होल्डर्स होंगे वो अप्रूवल के बाद ही उनके खाते से पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉक तो किया है अमाउंट और आपको ज़रूरत है और पॉलिसी के पैसे कट गए, नहीं। जब समय आएगा और आपकी पॉलिसी के लिए आपके पास मैसेज आएगा, तो जब आप अप्रूवल देंगे कि हाँ अब हमारे अकाउंट से इतने पैसे कटें, पॉलिसी फुल हो जाए, तभी वो पैसे वहाँ से कटेंगे। बिना परमिशन के वो नहीं कटेंगे। बीमा से जुड़ी जो शिकायतें हैं उनके लिए वित्तीय जो लोकपाल सेवा है उससे संपर्क किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देखते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस सिस्टम है, इसे किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2015, 2019, वर्ष 2010 या फिर वर्ष 2016? तो इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे कि इसे कब लागू किया गया। तो अप्रैल 2016 में लागू किया गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो 1 मार्च 2025 से जो 5 बड़े बदलाव या अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े स्तर पे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, आखिर वो कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं और उसका जो प्रभाव है वो क्या हो सकता है और आम आदमी के जेब पर उसका कितना असर हो सकता है। इसी अलग अलग जो कह सकते हैं आयाम थे उन पर हमने चर्चा की और उनसे जुड़े हुए आम पहलुओं पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।